दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी विद अननोन रीजन। जैसे इनफर्टिलिटी का ये हमारा 7वां सेशन है। काफी सारे सेशंस में हमने इनफर्टिलिटी को बार बार समझाया है, कुछ केस डिस्कशन भी किया है। कई सारे जो हमारे सेशंस हुए थे, खास करके पीआईडी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या रिपीटेड अबॉर्शंस या कुछ पीसीओडी जैसी समस्या, लीन पीसीओडी, ओबेस पीसीओडी, ये सभी के साथ मतलब कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया था। बट आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई रीजन नहीं मिलता है। कई केसेस ऐसे आते हैं कि विदाउट एनी रीजन सभी टेस्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, दोनों में मेल फीमेल पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट विथ दैट नॉर्मल ऑल थिंग्स आर बोथ थिंग्स आर नॉर्मल, बट पेशेंट ये होता है फर्टाइल नहीं हो पाता है या कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे क्या है या इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, आयुर्वेद में ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इसका महत्व अपने आप से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इसको फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि कहीं आप कुछ मिसिंग तो नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। ऋतु क्षेत्र बीज अंबु कुछ तो है, कहीं ना कहीं प्रकृति, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, डाइट, लाइफस्टाइल, मानसिक अवस्था, दोनों के बीच में कुछ हेल्दी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना होगा। कई सारी बातें हैं जो मैंने प्रीकंसेप्शन को लेकर बार बार समझाई है, उसका भी हमें विचार करना होगा। तो इसका विचार करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करती हूँ, आयुर्वेद में सभी प्रकार के जो योनि व्यापक बताए ना, इसका क्या रीजन है या इसको हम लोग किस प्रकार से ऋतु क्षेत्र बीज अंबु कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो आपको किसके ऊपर काम करना है? इरेगुलर मेंसेस के साथ भी आप प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, या हम पेशेंट को कैसे गाइड करेंगे, प्रॉपर कंसीव पीरियड क्या होता है, और आयुर्वेद में हम किस प्रकार से शोधन चिकित्सा का प्रयोग करके नॉर्मल केसेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि जो अश्रुजा योनि व्यापक है, अश्रुजा योनि व्यापक में ऋतु की विकृति बताई गई है, अरजस कामी बीज विकृति या धातु क्षीणता होती है। यहाँ पर हमें धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा। अचरना योनि व्यापक में क्षेत्र की विकृति यानी गर्भाशय की विकृति आचार्य बताते हैं। शुष्का योनि व्यापक में कहीं ना कहीं क्षेत्र विकृति और रस धातु का क्षय है। शुष्का पे हमें वात दोष के ऊपर काम करना होता है। अभी कई बार ऐसे होता है ना कि रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो आयुर्वेद के हिसाब से अनबन है ही। कई बार वात दोष की अधिकता के कारण, कुछ वेट अधिक होने के कारण, भले ही वो पीसीओडी नहीं है बट अधिक ज्यादा वेट होना ये भी आपके लिए समस्या बन सकता है। जब वेट बढ़ेगा तो कफ दोष का रस धातु के साथ आश्रय कारण होने से कहीं ना कहीं जाकर रस की विकृति होगी, जिसके कारण आम बनेगा। आम बनेगा तो अग्निमांद्य होगा। इसीलिए अष्टविध परीक्षा, नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दुख, आकृति, इनको फिर से एक बार देखिए, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और अच्छे से हिस्ट्री लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिलेंगे, भले आपके रिपोर्ट के ऊपर कुछ ना आया होगा, बट फिर भी क्लिनिकल कोरिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग यूएस रिपोर्ट कराते हैं और बस छोड़ देते हैं, और यूरिन कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, टीएसएच वगैरह, बट फिर भी कहीं ना कहीं वैद्य को निदान का इस्तेमाल कर परीक्षण करना चाहिए, जिससे हमें काफी अच्छे से समझ आता है। आयुर्वेद में जो परीक्षा पद्धतियां बताई गई, सच में उनका बहुत ही अच्छे से प्रयोग, बस हमें समझना चाहिए, हमारा ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण क्षमता अच्छी हो, और बेसिक कुछ बातें जो हम लोग डिस्कस करें ना, ऋतु क्षेत्र बीज अंबु और दोषों की साम्यता, समदोषा समानिश्च,
समधातु मल क्रिया, इसके ऊपर फिर से एक बार सोचिएगा और उसके सारे जो फाइंडिंग्स है उसको अच्छे से नोट डाउन करिए पेपर पर, पूरी हिस्ट्री लीजिएगा, सभी स्रोतों का परीक्षण करिएगा और उसके बाद जाकर ही हम लोग इसको कुछ नाम देंगे कि क्या कॉज हो सकता है। षंडी में हमने देखा कि कुछ बीज विकृति होती है तो हमें बीज पुष्टि के लिए काम करना होगा। तो देखिए इनफर्टिलिटी है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, भले आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटा सा कारण, एक केस मुझे याद है, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, थोड़ा सा वेट पेशेंट का ज्यादा था, हाइट थी 5 फीट और उसका वेट था 64। तो 5 फीट हाइट के लिए तो 56 58 तक तो वेट ठीक था, बट थोड़ा सा 64 वेट था, थोड़ा सा वेट ज्यादा था उसका, बट इट ओके, मतलब अभी हो सकता है किसी किसी का, ओबेसिटी तो नहीं थी बट वेट ज्यादा था, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी था और भूख अच्छे से नहीं लगती थी, वो ऐसे ही जबरदस्ती खाती थी, टाइम हो गया तो खा लिया, बट ऐसे उसने खुद से बताया कि मुझे खास कभी बहुत ज्यादा जोरों से भूख लगी है, ऐसा पता ही नहीं चलता था। और लाइक पेशेंट घरेलू थी, यानी बाहर जॉब के लिए वगैरह नहीं जाती थी तो घर में रहती थी, तो वैसे ही मतलब टाइम हो गया खाना खा लिया, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे प्रॉपर भूख लगती है नहीं लगती है। हमने सिंपली इसमें 3 दिन का दीपन पाचन दिया था। त्रिकटु चूर्ण, अभी त्रिकटु चूर्ण क्यों यूज किया, क्योंकि पेशेंट की प्रकृति कफवात जनित थी और कफवात के लिए त्रिकटु चूर्ण बहुत ही अच्छा था। इसके साथ हमने गर्म पानी अनुपान के रूप में दिया था और 3 दिन का दीपन पाचन कराया, फिर उसमें तिल तेल का, सिंपल तेल का यूज करके मात्रा बस्ती दिया। और मात्रा बस्ती के बाद जैसे ही उसका साइकिल तो काफी रेगुलर ही था, 1-2 दिन इधर उधर हो जाता था। पहले महीने में हमने उसको दीपन पाचन देकर मात्रा बस्ती दिया था, 5 मात्रा बस्ती दिए थे हमने उसको एक गैप के साथ। और नेक्स्ट साइकिल में जैसे ही फिर उसको अच्छे से समझा दिया था पूरा कि लाइक हेल्दी माइंड रखने या योग डाइट में काफी परिवर्तन कराया था। जैसे कि कुछ देखिए घर में जो महिलाएं होती है ना, या हम लोगों को भी कभी कभार हम समझते नहीं कि हम लोग क्या खा रहे हैं, या जैसे कि शुक्र धातु की पुष्टि के लिए या अच्छे क्षेत्र बीज के निर्माण के लिए क्या खाना जरूरी है, सात्विक आहार की बात करते हैं। और काफी सारी महिलाएं घर का जैसे कि बासी खाना होता है, फ्रिज का ठंडा पदार्थ होता है, या एक बार सवेरे खाना बनाकर रख दिया और दिन भर वही उसको गर्म करके रीहीटेड टाइप का खाना खाते रहे। तो काफी सारे मैंने उसको पूरा चार्ट बनाकर लाने को कहा कि आप 5 दिन का चार्ट बनाकर लाइए कि आप क्या क्या कैसे कैसे खाती है, और पूरा सवेरे उठने के बाद से लाइक चाय पानी या नाश्ता पूरे। तो काफी 50% मुझे सारे गलतियां उसमें नजर आई थी, जैसे कि ब्रेड का खाना होगा, या जैसे संतर्पणोक्त कुछ डाइट भी मिला था, खीर या मीठा खाना ज्यादा था उसका, चाय बनाती थी तो चाय में भी काफी शुगर डालती थी, छोटी छोटी बातें ही थी, बट ये कहीं ना कहीं कफवर्धन ज्यादा हो रहा था और इसके कारण ही आम बन रहा था। तो ये सभी बातें करेक्ट की थी उसको। उसको सवेरे उठने के बाद प्राणायाम 10 मिनट और उसके बाद शीर्षासन सर्वांगासन, ये 2 आसन बताए थे। और ज्यादा योगा भी जानती नहीं थी तो सिंपल जितना कर पाती थी उसको मैंने बता दिया था। और नेक्स्ट साइकिल में पूरा मतलब उसके पति की भी काउंसलिंग की थी। कई बार ऐसे होता है ना कि कहीं ना कहीं शुक्र धातु की गुणवत्ता जितनी चाहिए उतनी गुणवत्ता शायद नहीं होती है, मतलब स्त्री बीज में भी और पुरुष बीज में भी, दोनों में शुक्र धातु इतनी उत्तम क्वालिटी का नहीं बनता है जितना हमारे गर्भधारणा के लिए जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग धातु पढ़ते हैं, धातु का विचार करते हैं तो उत्तम गुणों वाला शुद्ध। यहाँ पे आचार्यों ने केवल ऋतु क्षेत्र बीज अंबु ऐसे नहीं कहा, शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित। तो शुद्ध शुक्र के क्वालिटीज या शुद्ध शोणित की क्वालिटीज को पाने के लिए हमें उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा शोधन करना पड़ेगा। दीपन पाचन करिएगा, कई बार अनुलोमन से भी काम चल जाता है, थोड़ा विरेचन से भी काम अच्छा होता है, या फिर मात्रा बस्ती दीजिएगा जैसे इस केस में मैंने दिया था। और फिर नेक्स्ट साइकिल में उसको उसका पीरियड हो जाने के बाद 6th डे से उसमें फलग्रुत स्टार्ट किया था, और फलग्रुत के साथ साथ आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावती फलग्रुत स्टार्ट किया इसको। उसका वेट थोड़ा ज्यादा था, फिर भी लाइक हमें उसके वेट को थोड़ा कम करना था, वेट को डायरेक्ट नहीं कम करना था, बट कुछ रूक्षण भी जरूरी था ताकि कफ या आम भी निकल जाए। तो इसीलिए हमने उसको एक ड्रिंक का मैंने शेड्यूल बना कर दिया था, जैसे शुंठी सिद्ध जल या फिर षडंग पानी, ये करके रोज कम से कम एक ड्रिंक वो पीती थी। जैसे छठे दिन हमने ये स्टार्ट कर दिया था और 3 साइकिल तक कंटिन्यूली ये हमने स्टार्ट रखा था, बदल बदल कर मेडिसिन दिए थे। 1 महीने में फलग्रुत दिया, जैसे पहले महीने में आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा और फलग्रुत दिया था। इसके साथ उसके पति को शुक्र मातृकावटी दी थी, भले ही वो नॉर्मल बताते थे या स्पर्म काउंट भी नॉर्मल था, बट कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ तो
शुक्र धातु की उतनी गुणवत्ता नहीं थी, तो 3 महीने का ये ट्रीटमेंट अच्छे से प्लान किया गया और नेक्स्ट साइकिल में वो मतलब कंसीव हो गई थी। 3 से 4 महीने इसको लग गया था। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि कफदोष वृद्ध था, इसके कारण आम था, मल प्रवृत्ति से हमें पता चला या बाकी लक्षणों से पता चला था। दूसरे केस में तो बहुत ही ड्रामेटिकल था, जैसे अभी मैंने बताया आपको, वही सारा मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थे, पेशेंट का वेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, कोई भी चिंता की बात नहीं थी पेशेंट में। वैसे तो बस थोड़ा सा उसको कभी कभार पेट साफ होने में दिक्कत लगती थी या समय लग जाता था, तो उसमें भी हमने थोड़ा दीपन पाचन दिया। दीपन पाचन यहाँ पे अभिप्रतिकर चूर्ण के साथ किया था और उसके बाद उसको विरेचन दिया। विरेचन के पहले स्नेहपान कराया था। विरेचन के पहले स्नेहपान तो सिंपल गोघृत से कराया था, क्योंकि कोई ऐसे टिपिकल लक्षण तो नहीं मिले थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं दोष अपान वायु के क्षेत्र पे काम करना था, या कहीं थोड़ा उसका पित्त प्रकृति जन्य स्वभाव भी था, पित्त प्रकृति के लक्षण भी दिखते थे उसके चेहरे पर या शरीर पर। इसको देखकर महिला में हमने सिंपल विरेचन दिया था, स्नेहपान कराकर 3 दिन का, और विरेचन के बाद फिर फलघ्रु स्टार्ट किया था और दोनों में बीज पुष्टिकर योग दिया था। और दूसरे महीने में ही उसका प्रेग्नेंट टेस्ट पॉजिटिव हो गया था, डेट मिस हो गई थी। तो इस प्रकार से आप बहुत सिंपल सिंपल तरीके से भी जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा तो भी समझाना होगा कि कहाँ पे कुछ क्या छूट रहा है क्या, या आपने निदान में या कैसे हमारे परीक्षण में कुछ छूट रहा है क्या। तो इस प्रकार से हमें ऋतु क्षेत्र विषय अम्बु चारों को ध्यान में रखिएगा। कई बार ये ऋतु क्षेत्र अच्छे होते हैं बट अम्बु यानी पोषण नहीं होता है, जैसे कि उसका खान पान धातु की पुष्टि के लिए उतना नहीं होता, धातु क्षय होता है। तो इस धातु क्षय के लिए आप भ्रूण चिकित्सा कर सकते हैं। भ्रूण चिकित्सा के साथ साथ जैसे साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फलगुट दीजिएगा। पिचू भी अच्छा काम करता है। इसमें आपको पंचकर्म और स्थानीय चिकित्सा में योनि पिचू, जैसे मैंने इसको कल पढ़ाया था कि धातु क्षयजन्य अवस्था में या वन्या में जहाँ पे कुछ लीन अवस्था होती है यानी कृशता होती है, इस कृशता में धातु का क्षय काफी हो जाता है। इसमें आप पिचू दे सकते हैं। पिचू के लिए फलग्रुत का प्रयोग करें या शतावरी ग्रुत का प्रयोग करें। तो इस केस में आप जैसे जीवनी द्रव्यों की गण है, इसका सिद्ध क्षीरपात या सिद्ध घृत बनाकर भी काफी सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। एक केस स्टडी हुआ था, हम पायलट स्टडी हुआ था, 20 पेशेंट के ऊपर किया गया था। इसमें कुछ नहीं दिया था, सभी पेशेंट नॉर्मल थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, साइकिल भी काफी अच्छे से रेगुलर था। 2-3 दिन का फर्क पड़ता है, कुछ फैक्टर्स हार्मोन स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं तो हो जाता है, बट एवरीथिंग वाज ओके। तो इसमें हमने कषाय का प्रयोग किया था। कषाय के लिए जो द्रव्य यूज किए थे, बला, अतिबला, ज्येष्ठमध, पिप्पली, आम्लकी और इस सभी के साथ अश्वगंधा, शतावरी, ऐसे 10 सारे द्रव्य थे, जीवनी गण के द्रव्य थे और इसका कषाय सिंपली यूज किया गया था। उसमें 20 से 25 ml तक की मात्रा में, और बाकी इंटरनल मेडिसिन के रूप में आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभावती। तो इसके साथ ही कंटिन्यू हमने ये हर महीने के 15 दिन के बीच में ये कषाय दिया था। तो अच्छे रिजल्ट्स, काफी अच्छे से 50% महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई थी। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अननोन रीजन यानी कुछ रीजन तो नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, इसके लिए उत्तर है शोधन चिकित्सा। आप जिस प्रकार से भी, जैसे दोष की दृष्टि है, उसकी प्रकृति को देखिए, उसकी एज को देखिए। काफी बार ऐसे भी होता है ना, आजकल मैरिजेस लेट होती है, तो लेट मैरिजेस के चलते या कुछ बार तो ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अभी एक मतलब डिस्कशन, एक केस था, उसमें भी ऐसे डिस्कशन हुआ। तो फिर उस 10 साल की शादी के बाद उन्होंने बताया कि उनमें कुछ अच्छे से ये नहीं होता था, लाइक तो इस प्रकार से हमको सभी बातें ध्यान में रखनी होगी। एल्डरली अगर महिला होती है ना, तो एज भी फैक्टर दिखेगा। एज के साथ साथ जैसे कि ये देखा जाता है कि थोड़ी सी स्थूलता आ जाती है, जो जैसे मैं इस केस के बारे में बता रही थी ना कि 10 साल की शादी थी, बट फिर जैसे एग्जामिनेशन के समय में वगैरह पेशेंट काफी कोऑपरेटिव नहीं थी, तो फिर ध्यान में आया कि डिस्पर्यूनिया है या कुछ उसमें कष्टजनित तो उनका ये होता था,
वास होता था, तो जो बात वो बताती नहीं थी शर्म के मारे। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या कारण हो सकता है। तो लज्जा के कारण भी कपल्स नहीं बताते हैं ठीक से। तो इसमें भी आपको इसीलिए दोनों की हिस्ट्री लेना, दोनों को काउंसलिंग करना। और कुछ देखिए आयुर्वेद में जैसे काय बाल ग्रह उद्वांग शल्य दृष्टा जरावशान, तो इसमें रसायन और वाजीकरण चिकित्सा, अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो कुछ ना कुछ हमें रसायन की कमी है या वाजीकरण की कमी है, वहां पे रसायन का प्रयोग करिए। रसायन चूर्ण या कई सारे कल्प है, शतावरी है, अश्वगंधारिष्ट है, शतावरी का ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हैं, सिद्ध धूर्त यूज कर सकते हैं। मैंने दो पूरे सेशंस आपको ये समझाया था कि इनफर्टिलिटी के हम लोग नेचुरली क्या क्या दे सकते हैं। काफी अच्छे से सुंदर वाले कल्प थे, कुछ अनुभूत भी थे, कुछ हमारे महाराष्ट्र के वैद्यों की परंपरा के अनुसार थे, काफी सारे कल्प थे। उन सभी का प्रयोग, यानी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रसायन कम पड़ रहा है तो रसायन के ऊपर काम करिएगा और वाजीकरण के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र धातु की क्वालिटी में कमी है। तो वाजीकरण के लिए काफी सारे सुंदर कल्प है, मुसली पाक है, सुपारी पाक है, क्रोच पाक है, शुक्र मातृका वटी है, शुक्र वल्लभ रस है। सिंपल सिंपल हमारे वाजीकरण के कल्प है, शिलाजित की वटी है, रसायन वटी है, काफी अच्छे से थोड़ा सा दोनों में भी। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोग काफी अभी गायनिक का सेशन है इसलिए महिलाओं की बात करते हैं, बट जैसे आपको डाउट हो रहा हो कि दोनों के बीच या शुक्र शुद्ध नहीं है, तो उसमें भी आप मेल पेशेंट में भी, पति में भी ऐसी आरोग्यवर्धिनी देकर या दीपन पाचन कराकर उनमें भी विरेचन करा सकते हैं। तो दोनों की शुद्धि कराना ये तो बहुत ही सुंदर काम होगा। तो दोनों की आप शुद्धि करा देते, दोनों में दीपन पाचन करिएगा या विरेचन दीजिएगा या फिर माता बस्ती का प्रयोग करिएगा, तो बिल्कुल मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ही आपके केसेस पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि महिलाओं में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लान कराते हैं, बट कई बार पता नहीं होता है कि शुक्र की शुद्धता नहीं है, तो शुक्र शुद्ध कराने के लिए विरेचन बेस्ट ट्रीटमेंट है। 3 दिन का स्नेहपान करिएगा और बाद में विरेचन करेगा, ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है। और उसके बाद आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा वटी का एक कोर्स कराकर आपको यहाँ पर शुक्र या रसायन वाजीकरण के कल्प का प्रयोग करना है। वाजीकरण के काफी सुंदर सुंदर कल्प आयुर्वेद में वर्णित है, जो काफी सुंदर तरीके से काम करते हैं। या फिर अगर आपको खुद का कॉम्बिनेशन बनाना है तो अश्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षूर, एक द्रव्य जो मैंने काफी बार बार चर्चा की, ये द्रव्य शुक्र जनन के लिए बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। पुनर्नवा, गोक्षूर, शिलाजीत है या अश्वगंधा भी इसमें ऐड करना है, फिर गिदारी कंद ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। मूसली, मूसली के ग्रैन्यूल्स या मूसली का ये मिल जाता है रेडीमेड मार्केट में। सवेरे डेली बताइए पेशेंट को कि डेली दूध के साथ वो उसका सेवन करे, मूसली फ्लेक्स भी मिल जाते, काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। पेशेंट के खान पान में बदलाव लाना होगा, दूध का पान करे, दूध का सेवन करे, घृत का सेवन करे, दूध, घृत, मक्खन खान पान में रखे। इसके साथ उड़द, माश बहुत श्रेष्ठ है। माश ये शुक्र धातु वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, बस केवल पित्त प्रकृति में या आयुर्वेद में इसको कनिष्ठ बताया है, बट एक्चुअली जैसे ठंडी के दिनों में या विसर्ग काल अगर हो तो उड़द दाल की दाल खान पान में, या उड़द दाल का आप पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं, उसमें भी दूध में मिलाकर दे सकते हैं, उसके लड्डू भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल आपको धातु पुष्टि के ऊपर काम करना होगा, तो रसायन वाजीकरण चिकित्सा करेगा। कुछ पेशेंट में एंजाइटी होती है, जैसे कि अभी कैसे 2-3 साल हो गए शादी को, तो घर वाले पूछने शुरू हो जाते कि क्या करे, क्यों नहीं हो रहा है, सब मतलब एक स्ट्रेस रहता है कपल्स के ऊपर। तो स्ट्रेस जॉब का रहता है, स्ट्रेस करियर का भी रह सकता है। तो इस सभी स्ट्रेस के साथ आपको मे बी दे आर लैकिंग ऑफ इंटरकोर्स, तो उसका भी टाइम पीरियड बता दीजिएगा। उसके लिए भी कुछ हम लोग ये करा सकते हैं, उसको टिप्स दे सकते हैं अच्छे से और समझा भी सकते हैं। कुछ केसेस में हमें समझाने की या काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, मन की प्रसन्नता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये स्ट्रेस फैक्टर कम कराने के लिए केस में हमने यही दिया था कुछ आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा, इसके साथ मानस मित्र गुटिका दी थी, जो मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी को कम कराने के लिए काफी अच्छे से काम करती है। तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल के ऊपर भी काम करना है तो शिरे विरेचन करिएगा। पेशेंट में रोज नहाते समय या नहाने से पहले थोड़ा सा तेल मालिश कराकर, वो देखिए हमें हर प्रकार से ये करना होगा। पादाभ्यंग करिएगा रात को सोते से, बहुत सिंपल तरीका है, दूध में घृत डालकर पीने को दीजिएगा। जैसे पया सद्य शुक्र कर रहा, तो उनको जैसे सवैस के पहले कुछ अच्छे से शुक्र धातु का पोषण कराने वाले द्रव्यों का खान पान भी खिला सकते हैं। जैसे डेली खीर वगैरह मैंने बताया, गेहूं की खीर है, चावल की खीर है, काफी अच्छे से ये शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे उड़द का मैंने उदाहरण दिया, तो शिरो विरेचन या शिरोधारा
डेली सोने से पहले नासा में तेल डालना, पंचेंद्रिय वर्धन, तेल डालेंगे तो आत्मा मन की शुद्धि होगी। तो काफी सारी बातें इसमें होती है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोगों का ये रहता है ना कि कल्प क्या दे, ट्रीटमेंट क्या दे, कुछ नुस्खे बताइए, फॉर्मूले बताइए। इस फॉर्मुलेशन के चक्कर में मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग नेचुरल चीजों की तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, या उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि पेशेंट क्या खाता है, कैसे सोता है, उसकी नींद पूरी होती है क्या, उसका स्ट्रेस फैक्टर क्या है, उसके हार्मोन का लेवल क्या है। बस हमें ऐसे दादी माँ के नुस्खा या हमें कुछ ऐसे जादू की छड़ी चाहिए, उस जादू की छड़ी के साथ हम चाहते हैं कि पेशेंट बस तुरंत कंसीव हो जाए। देखिए फॉर्मुलेशन तो काफी सारे हैं, बट फॉर्मुलेशन के साथ हमारा खुद का निदान, परीक्षा या कुछ बेसिक बातें आयुर्वेद में जो नाड़ी मलमूत्र शब्द स्पर्श द्रुक आकृति, इनका भी अच्छे से आप प्रयोग करिए ना, उपयोग करिए ना। और इसके साथ ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इसके ऊपर काम करिएगा। इसके बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से आपको अननोन रीजन की जो इनफर्टिलिटी, उसमें हमें देखना पड़ेगा। सूचियो मुखी योनि व्यापक में क्षेत्र विकृति है, अंतर्मुखी वेणुव्यापक में भी क्षेत्र विकृति देखी जाती है, वामिनी वेणुपद में बीज विकृति होती है, पुत्रग्नि में बार बार गर्भपात होता है, यानी बीज विकृति है। तो बीज शुद्धि के तो काफी केसेस से बीज का नाश क्यों होता है, या कुछ टॉर्च इन्फेक्शन है क्या, इसमें भी आपको शोधन कराना होगा। तो पंचकर्मा बेस्ट है। पंचकर्मा के लिए पेशेंट तैयार नहीं होता है तो आप सिंपल पंचकर्मा का प्रयोग करिए, योनि पिचू कराइएगा, मातृबस्ती का प्रयोग कराइएगा, नस्य कराइएगा, नाभि पूरन काफी अच्छे से काम करता है, नाभि पूरन का प्रयोग करिएगा, नस्य शिरोधारा का प्रयोग करेंगे, कुछ योगासन प्राणायाम का प्रयोग कराकर भी हम लोग काफी अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान करा सकते हैं। तो सो देयर आर वेज, ऐसा नहीं है। अभी एक ये कॉमन रहता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल बट स्टिल आई एम मिसिंग द पीरियड, तो प्रॉपर पीरियड नहीं हमारा कैच नहीं हो रहा है। तो इरेगुलर मेंसेस के साथ आपको कंसीव होना है तो कैसे कंसीव करेंगे, या जैसे कि इसके साथ आपको एक देखिए हर महिला को खुद को समझता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके लिए आपको बारीकी से अपने शरीर के परिवर्तनों पे ध्यान देना होगा, बिकॉज ओव्यूलेशन इट इज अ फेज ऑफ पित्ता डोमिनेंट। तो ओव्यूलेशन के जो साइंस है, जैसे कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और लाइक डिजायर फॉर सेक्स, या कुछ ऐसे रीजंस या लक्षण हमें मिल जाते हैं जिसके साथ हम लोग अच्छे से पहचान पाते कि अभी ओव्यूलेशन पीरियड है। तो उसको हमें अच्छे से कुछ ये कराना होगा, मतलब साइन को हमें देखना होगा। कुछ पॉजिटिव जो आयुर्वेद में भी बताया ना, कुछ स्पूरन बताया है, ब्रेस्ट स्पूरन होना, टेंडरनेस फील होता है, या कुछ सलाइवा ज्यादा ये दिखता है। आजकल तो ओव्यूलेशन जांच कराने के लिए ओव्यूलेशन कैलकुलेटर भी आ जाते हैं इंटरनेट पे, आपको गूगल पे काफी अच्छे से मिल जाते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर रेट ऑफ जो रेट होता है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर है। तो ऐसे कुछ लक्षणों को देखकर भी आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड कैच कर सकती है। और इस प्रकार से आपको 10 to 14 डेज के जो एक्चुअली मोस्ट ऑफ दी, अगर 28 डेज का साइकिल देखा जाए तो 10 to 14 डेज जो होते हैं ना, वो पीरियड कैच करने के लिए बहुत अच्छे माने गए। तो इस बीच आपका सहवास होना भी जरूरी है। कुछ कपल्स आजकल देखे जाते हैं कि उनमें पीरियड मिस होता है, यानी लाइक जो हमारा जो ये काल है ना पीरियड 6 to 14 डेज तक का, उसमें कई बार उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कुछ ये होता है जॉब का है, कई टूर हो जाता है, पति पत्नी दूर रहते हैं, या कभी बीच बीच में आना जाना हो जाता है। तो ये भी छोटे मोटे कारण है जिसके ऊपर कोई विचार ही नहीं करता है। और ऐसे हम लोग सोचते बैठते कि क्या कल्प दे, क्या फॉर्मुलेशन चाहिए, क्या नुस्खे आपको चाहिए। तो ये भी थोड़ा सोचिएगा, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री, और इसके साथ आपको काम करना होता है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि इरेगुलर मेंसेस है तो कैसे कैच करेंगे। इरेगुलर मेंसेस भी होते हैं तो आपको लाइक ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स, या लाइक 2-3 दिन का पीरियड आपका मिस होता होगा, तो भी एक प्रॉपर पीरियड जो होता है उसके बाद इरेगुलर साइकिल्स को ट्रीट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर 3-4 दिन की गड़बड़ी है तो कई बार ट्रीटमेंट का भी प्लान नहीं कर पाते हैं ना, पेशेंट बोलते कि इतनी जरूरत नहीं है, मेरा रेगुलरली 8 डेज का लेट आता है। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा, उसके हिसाब से पूरा जो भी डाइट रेजिमन है, आहार विहार को फॉलो करना होता है वो फॉलो करिएगा। और कहीं ना कहीं जाकर, जैसे मैं बता रही हूँ ना, रसायन और वाजीकरण, यही आपके पास अच्छे ऑप्शन है। अगर आपको लाइक कोई रीजन ही नहीं मिल पा रहा है तो रसायन और वाजीकरण के साथ हमें चलना होगा। लाइक कुछ हेल्दी ऊम के लिए, यूट्रस के लिए प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द जाइगोट की नरिशमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हेल्दी स्पर्म काउंट के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। केवल काउंट अच्छा होकर नहीं चलेगा, उसकी मोटिलिटी के ऊपर काम करना होगा। तो सभी बातें हैं, तो इसके लिए आपको रसायन और वाजीकरण, आई थिंक रसायन या वाजीकरण अगर आप कराते हैं तो कुछ ज्यादा करने की आपको जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही आप अच्छे से
कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं कल को बता रही हूँ, नॉर्मल जो फर्टिलिटी के लिए करना होता है। थोड़ा सा एक केस में मैंने ये भी किया था, जीरकाद्यारिष्ट दिया था, कुमारियासो दिया था, क्योंकि ये वात कफ के लिए अच्छी होती है। चिरुएल्लादि जो काढ़ा आता है ना, ये भी वात और कफ के लिए अच्छा काम करता है। जैसे कुछ पेशेंट में वेट ज्यादा होता है और 1-2 दिन का पीरियड इरेगुलर होता है, इसमें भी आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये सारे कल्पों के साथ काम करना होगा। इसमें मानस मित्र गुटिका भी दे सकते हैं, धानवंतर गुटिका भी अच्छे काम करते हैं, जो कि वात शमन का काम करेगी और ओवरऑल डाइजेशन, सर्कुलेशन। और फिर फलसर्पी, फलगुत, कल महाकल्याण घृत है आपके पास, सभी ये कल्पतो है। ये शतावरी अश्वगंधा का चूर्ण देना है। प्रजास्थापन गण का प्रयोग करिएगा। प्रजास्थापन गण का आप घृत सिद्ध कराकर, या जैसे द्रव्य जितने मिल जाते हैं उसके आप दूध के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं ना, तो भी काफी अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आई मीन टू से दैट कि अगर अननोन कॉज है तो आप आम पाचन करिएगा। कहीं ना कहीं आम अवरोध तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो आपको कैच नहीं हो रही, तो कुछ अवरोध जन्य स्थितियां है ना इसमें, तो इस अवरोध को दूर करिएगा। थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है तो इसमें भी आप थोड़ा लेखन काम करिएगा, और शुद्ध शुक्र और शुद्ध बीज इसमें काम करिएगा। इसके लिए आपको रसायन और वाजीकरण दोनों भी 3 महीने का पूरा कोर्स करेगा। सबसे पहले दोनों को दीपक पाचन, फिर विरेचन, और फिर रसायन वाजीकरण जो भी देना है। शतावरी अश्वगंधा रिष्ट जो सारे कल्प, बहुत सारे कल्प है, ये मैं नहीं बताऊंगी अभी, बट इसका प्रयोग 3 महीने, आई थिंक कि 3 महीने के कंटिन्यू प्रयास के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। विरेचन, मात्रा बस्ती और स्ट्रेस फैक्टर यूज करना, शिरो विरेचन, नस्य करिएगा पेशेंट में, पादाभ्यंग जैसे कुछ सिंपल ट्रीटमेंट करिएगा। पीरियड उनका देखिएगा, दोनों के बीच पॉजिटिव सोच, एक अच्छा हेल्दी जो माहौल होता है घर का, वो भी तैयार करने को लगाइएगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और टाइम पीरियड कैच करने को लगाइएगा, 7 या 8 to 14 डेज के बीच जरूर उनका अच्छे से ये हो। इसके लिए मैंने आपको एक और भी मेथड बताई थी, एब्सटेंस रखिएगा। आप ये भी कर सकती ना कि पूरे लाइक साइकिल हो गए फिर भी उस नेक्स्ट 4 दिन का उनका कांटेक्ट नहीं होने देना, और फिर 10वें दिन से कंटिन्यू आप उनको 14 मतलब 4 दिन कंटिन्यू कांटेक्ट भी आप करा सकते हैं। तो इससे भी लाइक थोड़ा ये बढ़ जाएगा, दोनों के बीच का ये बढ़ जाएगा, और उसके साथ अच्छा ये हो जाएगा, तो कंसीव होने में अच्छी मदद मिल जाती है। तो शोधन के बिना तो पर्याय नहीं है। बस यहाँ पे हमें जैसे कुछ रीजन नहीं मिला है ना, तो हम लोग ज्यादा ये नहीं करेंगे, इसमें शोधन ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा लघु शोधन करेंगे इसमें, और बाकी शमन चिकित्सा के साथ ही हमें काम करना होगा। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से था, मैंने सारे एक्सपीरियंसेस बताए, सारे कल को बताए कि आपको अननोन रीजन के साथ अगर इनफर्टिलिटी होती है तो क्या करना है। तो आपको शोधन करना है, नस्य, शिरोविरेचन या शिरोधारा, और आप इसमें अभ्यंग का भी अच्छा रोल है, अभ्यंग भी कराइएगा पेशेंट को। अभ्यंग से धातु पुष्टि होती है। इसमें एक योनि अभ्यंग करके भी आता है, या उदर अभ्यंग करके भी मैंने पढ़ाया था, उदर अभ्यंग भी करा सकते हैं। अभ्यंग के लिए बला तेल, नारायण तेल का प्रयोग करिएगा, जिसमें काफी अच्छे कंटेंट होते हैं। मात्रा बस्ती अच्छी काम करती है इसमें। और बाकी तो उत्तर बस्ती वगैरह तो जो क्लासिकल सारे है, जो जैसे कुछ रीजन मिल जाता है उसके रीजन के हिसाब से आपको काम करना होगा। ओवुलेशन के ऊपर नजर रखिएगा, पेशेंट को ओवुलेशन के समय क्या लक्षण होते हैं आप खुद से बताइएगा। और इन मतलब एक उसकी जो पीरियड हो जाती है ना, पीरियड के बाद से नेक्स्ट 10 दिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए उस सारी पूरी परिचर्या का पालन करना, खान पान की आदतें सुधारना, और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के साथ योग, प्राणायाम, मन की शांति, दोनों के बीच का मन मुटाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर काम करिएगा। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत होगी, और आपके पेशेंट अच्छे से कंसीव हो पाएंगे। सो ये मेरी तरफ से था कि अननोन कॉज के लिए हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। यस, अभी आप हम लोग डिस्कस के साथ यहाँ पे ये करेंगे। जैसे आचार्यों ने जो क्लासिकली जो वंध्यत्व के प्रकार बताए ना, उसको भी मैंने आपको बताया कि जो जिस प्रकार से ग्रंथोक्त प्रकार आचार्य हारित ने इसको बहुत सारे प्रकार बताए। काकवंद्या, प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी कभी भी कंसीव नहीं हो पाई, और सेकेंडरी जिसको काकवंद्या कहा गया एक बार। हाँ, अभी ये भी है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में काफी पेशेंट आते हैं कि पहला बच्चा ठीक ठाक है, फिर बड़ा गैप होता है, और फिर कुछ बोलते कि नहीं नहीं इसका, हम लोग मराठी में बोलते कि इसका पालना मतलब 10 साल का ही, मतलब 10 साल के बाद ही इसको बच्चे होते हैं। तो क्या, क्यों क्यों कहीं धातु क्षय है क्या, कहीं कुछ मार्गावरोध है क्या, ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट कहीं ना कहीं तो कुछ धातु की पुष्टि नहीं हो रही ना। धातु पुष्टि नहीं हो रही तो इसीलिए तो, या फिर क्षेत्र के ऊपर काम करिएगा। ऋतु क्षेत्र बीज अंबु,
इसके ऊपर ही आपको काम करना है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी काकवंद्या है तो यहाँ पे भी शोधन के साथ ही चलना होगा। एक बार अच्छे से कंसीव कर लिया यानी वो इनफर्टाइल नहीं है पेशेंट, उसका फर्टिलिटी है उसमें, यानी वो कंसीव कर सकती है, बट अभी क्या मिस हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, कुछ अवरोध होता है, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीका में बता देती हूँ कि पाचन करना है, आम पाचन करना है। जैसे कफ का अवरोध होगा ना, तो जो एक हमारी स्रोतों में जो खुलावट चाहिए, जैसे आना आना जाना होना चाहिए, वो भी अच्छे से हो। ट्यूबल ब्लॉकेज भी कारण होता है, तो या फिर वो रिच नहीं हो पाता है, शुक्र शोणित अच्छे से एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते। कॉन्टेक्ट होना यानी शुक्र शोणित एक दूसरे के साथ जुड़ गए ऐसा भी नहीं है ना, तो उसको पूरी बातें बताइए, परहेज बताइएगा अच्छे से। ये भी हो सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आप शोधन चिकित्सा कराकर ही इसमें प्लान करिएगा। और बस्ती तो बेस्ट है, उत्तर बस्ती तो बेस्ट ही है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, जो भी कॉज है। कई बारी महिला ऐसे बता देती है ना कि लाइक कभी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है, जल्दी बच्चा हो जाता है, तो बीच में प्लान करते कि नहीं अभी बहुत सा मतलब गैप लेंगे, हम लोग अच्छे से प्लान करेंगे कि नहीं अभी नहीं होने देना है, और फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खाते रहते हैं। और इसके साथ तो अच्छा लगता है, 3-4 साल तो अच्छा लगता है, बट बाद में ऐसे होता है ना कि अभी बच्चा चाहिए, तो नहीं होता है। तो आपने सारी पिल्स खाकर हार्मोन्स इम्बैलेंस कर दिए होते हैं, तो इसीलिए आपको शोधन तो करना है, क्योंकि हार्मोन्स को आयुर्वेद में धात्वाग्नि के नाम से बताया। तो धात्वाग्नि का, तो अग्नि का तो रोल है ही, तो वही ना कि धात्वाग्नि मान्य हो गया है, तो इसको आपको काम करना होगा। तो आप योग बस्ती यानी निरु अनुवासन के साथ फिर उत्तर बस्ती का प्लान करिएगा, ये भी काफी अच्छे से मददगार होगा। बिल्कुल। अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के तो कई सारे कारण होते हैं, एक तो बड़ा कारण है ओबेसिटी है, और दूसरा कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से बार बार इसका इस्तेमाल, क्योंकि हमें ये होता है ना अभी बच्चा नहीं चाहिए होता है, और फिर एकदम से लगता है कि अभी बच्चा चाहिए, तुरंत चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा, मन के ऊपर भी काम करना होना, सात्विक गुण के ऊपर काम करिएगा, खान पान की आदतें बदलिएगा, और स्ट्रेस फैक्टर है, तो ये सारे फैक्टर, हार्मोन्स एक बार पूरा प्रोफाइल चेक करिएगा। देखिए हमारे इसमें ना ज्यादा हम लोग यूएसजी इसके ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो खुद का निदान, खुद की परीक्षण करना ये भी जरूरी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल पैटर्न को भी देखिएगा अच्छे से, किस प्रकार से उसका मेंस्ट्रुअल पैटर्न है, या कुछ स्कैंटी मेंसेस है क्या। मेंसेस रेगुलर है तो बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, बट मेंसेस इरेगुलर है या कुछ लंबा मतलब जाता है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है या बहुत कम ब्लीडिंग है, इसके लिए पहले इन सभी छोटे मोटे कारणों को ट्रीट करिएगा, जिसके ऊपर हमने काफी बार चर्चा की, और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है। रूल आउट द कॉज, ट्रीट द कॉज, इसके ऊपर काम करके आगे जाएंगे। विदाउट एनी कॉज होगा तो कुछ नहीं, आपको जैसे कि प्री कंसेप्शन के लिए हम लोग जैसे तैयार करते हैं ना, इसके साथ फिर से एक बार पति पत्नी को अच्छे से तैयार होना है, पूरा मॉरली, फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना है दोनों को। और दोनों को बता दीजिएगा पेशेंट को कि 6 महीने का समय लीजिएगा उनसे, और अच्छे से शोधन कराइएगा, और अच्छे से फिर रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करेगा। तो इसके मतलब ये तो बहुत ही बेस्ट है। और फिर लाइक कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये देखा जाता है आईवीएफ कराकर फेल हो जाता है, तो वो आते हैं। तो सोचिए आईवीएफ के दौरान जो भी सारे केमिकल या हाई लेवल के जो भी औषधियों का प्रयोग होता है, उसके साथ कई बारी हमारा जो अभ्यंतर या प्रजनन संस्थान वो काफी अच्छे से मतलब ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कड़क बन जाता है, इसकी जो ये होती है ना रिसिप्टिबिलिटी वो कम हो जाती है। तो वहां पर तो उत्तर बस्ती या शोधन ही कराना होता है। आईवीएफ फेलियर के बाद अगर पेशेंट आती है तो उसमें शोधन कराइएगा। पेशेंट को आईवीएफ फेल होता है तो कुछ नहीं लगता है, बट आयुर्वेद के साथ उनको ऐसे लगता है कि हमें तुरंत ये हो जाए, तो इसीलिए आईवीएफ के बाद आने वाले पेशेंट्स में शोधन के साथ ही चलना होगा इसमें। सो अभी आप बताइए, सवाल पूछिए, उसके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, नमस्कार सभी को, माधुरी जी, प्रगति जी, कीर्ति जी, डॉक्टर राम, डॉक्टर वैद्या जी, डॉक्टर कृष्णा जी, नमस्कार। यस मैम, बताइए। इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन कॉज, हाउ टू ट्रीट, हाउ टू लुक आफ्टर। तो इसमें सभी ये बातें हैं। ओवुलेशन के ऊपर ध्यान देना, ओवुलेशन को इरेगुलर मेंसेस है तो भी पीरियड कैच करना। यस, एज को भी देखिएगा, एज के साथ तो हमारे चांसेस भी कम हो जाते हैं ना, फिर भी हमें पॉजिटिव वे से ट्राई करना होगा। एज के साथ कहीं ना कहीं शरीर में
थोड़ा सा अवरोध या ये बन जाता है, कई वेट गेन होने चालू हो जाए पेशेंट। अगर 35 की एज के बाद वाली आती है तो उसमें कई बारी वेट गेन रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहता है, स्ट्रेस रहता है, कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष, मन के भाव को देखिएगा। मेडिसिन कुछ चल रहा है क्या? हाँ, और एक है आजकल कई काफी सारी महिलाएं भी, अभी मैं ऑनलाइन इस मोड पर किसी के ऊपर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट स्टिल कोई टाइप का अगर व्यसन है पेशेंट्स में, दोनों में, पति पत्नी में, सिगरेट स्मोकिंग या ड्रिंक्स वगैरह, तो वो भी कम कराइएगा। ना केवल सिगरेट स्मोक और ये, बट बाकी सारे जो विरुद्ध आहार के आइटम्स है उसको भी कम कराइएगा। आजकल आईटी इसमें कैंपस में काम करने वाले काफी सारे कपल्स ऐसे होते हैं ना कि लाइफस्टाइल उनका ऐसे ही चलता है, फूड्स पार्सल फूड है, या जैसे उसमें कुछ कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स का समावेश, पिज्जा वगैरह, जो बिल्कुल शरीर के लिए कुछ जरूरत नहीं की, और इसमें जो भी सारे बाकी के तत्व होते हैं उनसे उल्टा नुकसान ही होता है, तो वो भी कम कराएगा। कोई व्यसन होता है तो वो भी कम करेक्ट करना भी जरूरी है, उसके ऊपर भी काम करिए, उसके लिए काउंसलिंग करिएगा प्रॉपर। यस मैम। एनी क्वेश्चंस? या माधुरी जी? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस मैम, नाभि पूरण के विषय में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए ना, कब करना है उसका। एक्चुअली मैंने हाँ, शायद लास्ट सेशन किए नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नाभि पूरण यानी पुल्लिंग ऑफ ऑयल इनटू द नेवल रीजन। नाभि यह पित्त दोष का स्थान है, नाभि यह हमारे शरीर का मूल है। नाभि कई सारे, मतलब नाभि के लिए तो हम लोग ऐसे बोला जाता है ना कि ये हमारे चक्र का स्थान भी माना गया है, नाभि एक मर्म के रूप में भी है। नाभि कई सारे, लाइक हमें देखिए नाभि का जो एरिया है ना, नेवल रीजन, ये प्राण का वास इसमें होता है, और इसके साथ साथ ही हमारे मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, दे आर ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द नेवल रीजन। सो इसीलिए नाभि पूरन यानी पुल्लिंग ऑफ ऑयल, जिसके साथ आपके वात दोष का, पित्त दोष का शमन होगा। और नाभि ये ऊर्जा का भी स्थान माना गया है। और नाभि पुरस्थानम उदान से नासा नाभि गलाश्चरित, यानी नाभि तक ही हमारे प्राण या प्राण वायु, या जैसे कि जो शारंगधर आचार्य ने जो श्वसन प्रक्रिया बताई है, तो उसमें भी नाभि का उल्लेख है। तो काफी सारे रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं नाभि के बारे में क्लासिकली। तो नाभि को इतना महत्व दिया गया है, तो इसके ऊपर काम करना होगा, बिकॉज यही मेटाबॉलिज्म का एक मुख्य रीजन होता है। तो नाभि पूरण यानी जैसे भी आपकी प्रकृति है, जैसे अगर आपकी वात प्रकृति है तो वात प्रकृति के लिए तिल तेल बेस्ट है। पित्त प्रकृति है तो आप शतावरी घृत का या चंदन बला लाक्षादि तेल का या चंदन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति के लिए दशमूल या सहचर तेल का है या कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसके साथ आपको 4 से 6 बूंद रात में सोने से पहले नाभि में जस्ट डालना है, पोर करना है, और उसके बाद मतलब जल्दी से उठना नहीं, 15-20 मिनट से आप आराम कर सकते हैं, या ऐसे ही आप सो सकती है। जो जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ स्नेह, बस नाभि में ये इस प्रकार से आप डालिएगा। जैसे नाभि पूरन, इट इज द बेस्ट वे टू लाइक सात्विकता बढ़ाने के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन को रिलीव करने के लिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को रेगुलेट करने के लिए आप डेली नाभि में तेल डालते हैं या घृत डालते हैं ना, तो आपके मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा बताया है। तो यही नाभि पूरन होता है। आप अभी डिसीज वाइज भी इसमें ये कर सकते हैं, प्रकृति वाइज देख सकते हैं, पेशेंट की एज के वाइज आप अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो भी जिस प्रकार की भी जरूरत होती है। इस प्रकार से अगर वात जनित है अवस्था तो इसमें तिल तेल या दशमूल तेल, महानारायण तेल भी अच्छा काम करेगा। पित्त जनित अवस्था है, जैसे अभी इनफर्टिलिटी की बात चले तो इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है इसको देखिए, और इस प्रकार से हम लोग इसमें, अगर बहुत ही पीसीओडी वाली समस्या है तो इसमें सहचर तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, नॉर्मल आपको हेल्थ के लिए काम करने तो गोघृत तो बेस्ट ही है, पित्त में शतावरी घृत का होगा। तो इस प्रकार से नाभि पूरन यानी पुल्लिंग ऑफ ऑयल, जैसे कर्ण पूरन वगैरह हमारे संस्कारों में, आयुर्वेद के संस्कारों में वर्णित है, या जातमात्र परिचर्या में भी काफी सारे ऐसे संस्कार है। जैसे हम लोग शरीर को तेल लगाते, अभ्यंग करा, इसी प्रकार से नाभि में तेल डालना, यही नाभि पूरन है। बिकॉज नाभि एक चक्र या शक्ति के रूप में मानी गई है। इसके ऊपर एक सेशन भी हुआ है, मैं आपको शेयर करती हूँ नाभि पूरन का, और डिसीज वाइज भी आप इसमें काम कर सकती है, जो भी आपको कंफर्टेबल तेल लगता हो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से। आर यू गेटिंग कीर्ति जी? यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। या मैम, एक क्वेश्चन और है।
जैसे कि हाँ। पेशेंट का शोधन कर दिया मैम, जैसे फर्स्ट मंथ में उसका पेशेंट आया, हमारा शोधन किया, संसर्जन कम कराया, देन रसायन और जो वाजीकरण है आपने स्टार्ट कर दिया। तो मैम को जैसे रस औषधियाँ स्टार्ट की पेशेंट को, तो उसके साथ पेशेंट कंसीव मतलब करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे पुष्पधन रस चालू किया एक पेशेंट का, अभी वो ओव्यूलेशन के बाद भी वो उसका चालू रहेगा पेशेंट का, तो हम्म। कंटिन्यू ही कराना है मैम कि स्टॉप कर देना है ऐसे? कंटिन्यू करा सकते ना मैम, इसको कंटिन्यू करा सकते। कोई भी मेडिसिन आप कम से कम मतलब एक साइकिल तक उसको कंटिन्यू रखिएगा ना, जिस जिस पर्पज के लिए आपने स्टार्ट किया है। और कुछ कल्प ऐसे है लाइक शतावरी है, अश्वगंधा है, या आप फलग्रुत दे रहे तो आप कंटिन्यू 3 महीने के लिए भी दे सकते हैं। बाकी सारे जैसे कुमारी असो है, रजप्रवृत्ति घटी है, पुष्पधनवा रस है, बाकी चार सारे कल्प है, तो उसको हम लोग बदल बदल के यूज करेंगे। यानी आप 1 महीना कंटिन्यू दे दीजिएगा और फिर बाद में इसको हम बदल देंगे। जिस पर्पज के लिए दिया था उस पर्पज को तो साध्य होने दीजिएगा। बट जो बाकी जो रसायन वगैरह वाली या धातु पुष्टि वाली योग है, हम लोग इसको कंटिन्यू 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। पुष्पधनवा आपने किस चीज के लिए दिया था लाइक? मैम ओव्यूलेशन और पीसीओडी की पेशेंट थी, उसके लिए शोधन कराने के बाद में फिर अभी पुष्पधनवा स्टार्ट करा है मैम मैंने उसको। तो हम्म। फिर मैं कंटिन्यू करूं मैम उसको? और कुमारी आशा और रजत प्रवर्तनी ऐसे हाफ पीरियड के मतलब 14 डे के बाद में मैं स्टार्ट करने वाली थी कुमारी आशा और रजत प्रवर्तनी, तो करूं या ना करूं मैम उसके रजत लिए? प्रवर्तनी क्यों दे रही है आप? रजत प्रवर्तनी का उद्देश्य क्या है? लाइक उसके मैम मेंसेस नहीं आते हैं इसके लिए? इरेगुलर मेंसेस है मैम उसके। अच्छा, क्योंकि रजत प्रवर्तनी वटी लॉन्ग टर्म मत यूज करिएगा, थोड़ा उससे ना वातदोष या रुक्षता बढ़ जाती है शरीर में। इसके लिए काफी सारे जो वैद्य है वो उसका कम ही यूज करते हैं, मतलब लिमिटेड यूज करना है रजत मैम प्रवर्तनी। उसका 45 टू 50 डे का साइकिल है मैम पेशेंट का। 50 डे का है। हाँ जी मैम। सुकुमार कषाय यूज करिए ना मैम, सुकुमार कषाय भी काफी अच्छे से ये करेक्ट करने के लिए अच्छा काम करता है। स्त्री व्याधि हरी रस है, इसमें आप करेक्शन के लिए दे सकते हैं। पुष्याणु चूर्ण भी दे सकते हैं। ओके मैम। हाँ, मतलब थोड़े और ऑप्शंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आई जी थिंक जी। बेटर रहेगा। और पीसीओडी की पेशेंट है तो इसमें आप मेदो हर चिकित्सा भी करिएगा, और सारा मतलब वजन थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फिर मात्रा बस्ती का भी प्रयोग कर सकती है, या योग बस्ती का प्रयोग, निरु अनुवासन के साथ यस मैम, जाइएगा। मैम योग बस्ती हो चुका है पेशेंट का, देन अच्छा, मैंने ये स्टार्ट कराना चाह रही एज क्या थी। है पेशेंट की? मैरिड अनमैरिड? मैम मैरिड 35 एज मैम, इसे इनफर्टिलिटी के लिए मैम पेशेंट। अच्छा, कितने दिन से स्टार्ट किया आपने ट्रीटमेंट? मैम फर्स्ट मंथ तो हो गया है उसका, योग वस्ती क्रम हो गया है, और हम्म। बट अभी पीरियड नहीं आया है, आने का है पीरियड 10 दिन बाद, हम्म। ऐसा है पीरियड के लेंथी, मैंने। इसमें देखिए लेंथी पीरियड अगर है, पीसीओडी है, तो मैम आपने रिपोर्ट शेयर करिए ना, मतलब फाइब्रॉइड्स वगैरह कुछ है क्या वो भी देखेंगे। क्योंकि आपके पीरियड बहुत ज्यादा लंबे हैं ना, तो इसमें सुकुमार कषाय अच्छा काम करता है। जो पीरियड का साइकिल, पीरियड का जो डेज होते हैं ना, वो शॉर्ट करने में अच्छा है। और फाइब्रॉइड्स वगैरह बन चुके होते हैं और पीरियड रेगुलर है, तो उसमें वरुण आदि कषाय काम अच्छा करता है। तो सुकुमार कषाय का अच्छा रोल आएगा। और अगर घृत का यूज करना है तो आप सुकुमार घृत का यूज कर सकती है। इसमें जैसे कफवात के ऊपर काम करना है तो धन्वंतर तेल का बस्ती के लिए धन्वंतर गुटी का भी आप यूज कर सकती है। इसमें इस केसेस में टिपिकली अच्छा काम करेगा। ओके। ओके मैम। थोड़ा डिटेल बताइए, सभी लोग भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कीर्ति जी, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करती है मैम? मैम मैं एमपी में हूँ, हम्म। सागर एमपी में, सागर संभाग करके डिवीजन है ये, वहां पर मैं अच्छा, डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, मैं एएमओ, ओके ओके आयुर्वेदिक ओके। मेडिकल ऑफिसर। अच्छा अच्छा, ओके। और फिर आयुर्वेद की मतलब गायने की प्रैक्टिस करती है? हाँ जी मैम, पूरा आयुर्वेद का प्रैक्टिस करती हूँ, बट अभी काफी सारे दिन से मेरे पास गायनिक पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं मैम, तो अच्छा काफी सॉल्व भी हुए हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट। तो अच्छा। मैम मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, अच्छा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर मेरे बिल्कुल। लिए, तो यस मैम। कुछ बाकी आपको क्या मिल जाता है लाइक कुछ गवर्नमेंट से मैम मुझे मतलब यहाँ सप्लाई? गवर्नमेंट से सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, बट कुछ घृत हुए और वैसे कुछ मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो पाती, तो पेटेंट ड्रग्स जो हैं ये श्री दुधपा पेशवा, सांडू झांडू, ये सारे अवेलेबल है मैम यहाँ पर। आप अपना खुद का भी बनाई ना मैम कॉम्बिनेशन, वो ज्यादा ये रहता है। मतलब कैसे ना हम लोग उसमें प्रकृति बल व्यक्ति का या अवस्था के अनुरूप कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई हमने पेटेंट ड्रग्स लेते तो उसमें कुछ हमारे हिसाब से कंटेंट नहीं होते, कभी कभार ऐसे भी होता है। तो हमेशा से ले, कभी आप यहाँ पे काम कर रही है ना इनफर्टिलिटी, तो प्रजास्थापन गण के द्रव्य लीजिएगा, कुछ जीवनीय गण के द्रव्य लीजिएगा, इनका खुद का कॉम्बिनेशन बनाइएगा और फिर काम करिएगा। ऐसे आप जैसे जैसे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, वैसे हिसाब से। हाँ जी मैम।
ओके मैम, मैं शेयर करती हूँ मैम रिपोर्ट्स आपके लिए। यस यस, ओके, यस थैंक यू मैम। यस कृष्णा जी, डॉक्टर वैद्य जी, मैम आपने कुछ शेयर किया था ना वैद्य मैम, आपने कुछ तो डाला था, कुछ पेशेंट का है रिपोर्ट्स वगैरह डाला था शायद। डॉक्टर प्रगति, डॉक्टर माधुरी, यस मैम। एनी डिस्कशन, आर यू गेटिंग, कैसे काम करना है आपको। धात्वाग्नि बढ़ाने के लिए क्या मेडिसिन दे सकते हैं मैम। धात्वाग्नि बनाने के लिए तो सबसे पहले तो जैसे मैंने दीपन द्रव्य, दीपन का प्रयोग करना है आपको, दीपन पाचन के ऊपर काम करना पड़ेगा सबसे पहले तो। दीपन पाचन के साथ चलेगा, काफी सारे द्रव्य है, आप इसमें जीरक आद्यारिष्ट से लेकर गुड़ जीरक है, या जो पाचक योग सारे बताए, रस रक्त मांस में सारे पाचक योग है, अभिपत्ति का चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, शुंठी सिद्ध जल है, षडंगोदक है, मुस्ता त्रिकटु या निम्ब, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनाकर पटोल मुस्ता निम्ब, इसका कॉम्बिनेशन के साथ आप चल सकती है। आम्लकी है, काफी सारे द्रव्य है जो आपको दीपन के लिए या धात्वाग्नि के लिए काम करेंगे। अग्नि देखिए आपका जाठराग्नि हो गया, अच्छा तो हमारे शरीर में दो प्रकार से पचन होता है, एक तो स्थूल पचन है, दूसरा सूक्ष्म पचन। स्थूल पचन के लिए जाठराग्नि की आवश्यकता होती है, तो हम लोग जो आम तैयार होता है ना, तो अग्नि मानदे से होता है, यानी जाठराग्नि मानदे से। जाठराग्नि का काम अच्छा हो गया, यानी आपका आहार रस अच्छा बन गया, तो जाकर जैसे आहार रस उस स्त्रोतस में जाकर वहां के धातु की अग्नि के क्रिया के साथ उस धातु का निर्माण होता है। तो जाठराग्नि के ऊपर ही सारे शरीर के बाकी के अग्नि यानी पंचभूताग्नि और धात्वाग्नि डिपेंड करते हैं। तो जाठराग्नि के ऊपर काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपका धात्वाग्नि अच्छा होगा। और अगर आपको स्पेसिफिक धातु के ऊपर काम करना होगा तो इसके पाचक योग जो है वो आप प्रयोग करेंगे, रसपाचक योग या रक्तपाचक योग, मांसपाचक योग, तो अच्छे से आपको जिस स्पेसिफिक धातु का काम हो जाएगा या उसकी कार्य प्रणाली में सुधार या परिवर्तन आ जाएगा, स्रोत क्लियर हो जाएंगे आपके वहां के। मैथिली जी, नस्या रोल इन इनफर्टिलिटी, नस्या का रोल क्या है। उषा जी, ओके मैम, नस्या तो स्टिमुलेट करेगा ना हार्मोन एक्सिस को, तो इस प्रकार से। और नासा ही शिरोसोद्वारम, नासा यह नस्य जो हम लोग करते हैं ना, तो नासा के साथ साथ हमारा पूरा जो प्राणवायु का स्थान है मस्तिष्क का, उसका भी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, धातु का पोषण अच्छे से हो जाएगा। और एक प्रकार से वातदोष को जीतने के लिए भी नस्य अच्छे से काम करता है, और इंद्रियों का कार्य अच्छे से हो जाएगा। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय की क्षमता को बढ़ाने के लिए नस्य अच्छा है। तो इसीलिए आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा रहेगा नासा अगर आप ये कराते हैं तो। एक्सिस के ऊपर काम करेगा, हार्मोनल एक्सिस के ऊपर भी ये काम करता है। नस्य को लेकर बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है कि ओवुलेशन के लिए काम करेगा नस्य, काफी सारे पीसीओडी में नस्य अच्छा काम करता है। इनफर्टिलिटी में भी हम लोग ओवुलेशन को रेगुलराइज करने के लिए नस्य देते हैं। इस प्रकार से नस्य का इनफर्टिलिटी में काफी अच्छे से रोल रहता है। उषा जी, यस, ओके। तो इस प्रकार से आज हमने अननोन, आई थिंक इनफर्टिलिटी का अभी आप बताइए मुझे कुछ कैसे अभी और कुछ डिस्कस करना है। मैडम योग बस्ती से ऑलरेडी धात्वाग्नि का मीन्स धात्वाग्नि अच्छा होता है ना मैडम। होता है ना, आप योग बस्ती देते हैं उसके पहले आपने थोड़ा ये करा होगा ना, तो शोधन के पहले दीपन पाचन करना तो दीपन जरूरी पाचन, है, हाँ। तो होता ही अग्नि करे। मैम अल्टीमेटली आप शोधन कराते हैं ना, उसके बाद संसर्जन क्रम फॉलो करते हैं, तो उसके बाद अग्नि बढ़ जाता है, और जाठराग्नि बढ़ जाएगा तो धात्वाग्नि का भी अच्छा काम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अग्नि को मूल माना गया है ना, अग्नि के ऊपर काम। दीपन पाचन तो मैंने मतलब इसीलिए मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया कि अच्छे से आप उसका रोल समझे आयुर्वेद चिकित्सा में क्या है। ओके, यस मैम। यस मैम। और किसी का कुछ है तो बताइए प्लीज। माधुरी जी, प्रगति जी, डॉक्टर राम, ओके। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग रुक जाए यहाँ पर। आज हमने इनफर्टिलिटी विथ
अननोन कॉज को लेकर आज का ये सत्र हमारा था, जिसमें हमने देखा कि ऋतु क्षेत्र बीज अंबु का क्या महत्व है, और इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, शोधन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, मात्राबस्ती का प्रयोग करेंगे, योनि पिचों का काम करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ऋतु क्षेत्र बीज अंबु के लिए रसायन वाजीकरण चिकित्सा, तो धातु का पोषण करना ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ शुक्र और शोणित का जो क्वांटिटी या क्वालिटी भी उसकी बढ़ेगी। क्वालिटी के ऊपर हमें काम करना होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार इनफर्टिलिटी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और फिर कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सो आप सभी का आभार, हमारे फेसबुक के सारे जो भी वैद्य हैं इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नीलम जी नमस्कार। अंकुर त्यागी जी, कल्याण वृत्त भी एक प्रकार से यही करेगा, स्नेहन के लिए अच्छा काम करेगा। कल्याण वृत्त के जो कंटेंट्स है उसको भी देखिएगा, ये जैसे फलवृत के कंटेंट्स है इसके हिसाब से भी ये वंध्यत्व का नाश करने वाला ही एक अच्छा बताया है, और ओवरऑल ओज को या सत्वगुण को बढ़ाने के लिए कल्याणक वृत्त अच्छा माना गया है। बच्चों में भी काफी अच्छे से ये कार्य करता है, और इसी प्रकार से धातुवर्धन ये इसका काम है कल्याणक वृत्त, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हम लोगों ने सारे जो भी पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।